क्या मोदी सरकार इस बार भी जो है टैक्स पेयर्स को कुछ बड़े तोहफे देने वाली है? सर बताएं। 12 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट कर दी गई थी। अब जो है उसमें 1 लाख और ऐड होने की संभावना है। जो हाईएस्ट स्लैब है वहां रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है, ताकि अपर इनकम के लोगों को या अपर मिडिल क्लास को भी रिलीफ मिले। ये सरकार अपनी सीमाएं सुरक्षित करना और अपने लोगों को सुरक्षा को सबसे ज्यादा तरजीह देगी, प्रेफरेंस देगी, ये बात मुझे क्लियर है। तो डिफेंस का बजट बढ़ने की काफी संभावना है। हाउसिंग लोन पे अगर कंसेशन मिलेंगे, टैक्सेशन, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। और यही टारगेट है सरकार का। इस सरकार यही टारगेट लेके चल रही है, हाउसिंग फॉर एवरीवन। कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम हुआ पड़ा है, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने आप को हेज करके चल रहा है। आज देखिए सेंट्रल बैंक्स भी दुनिया भर के, आप देखिए वो आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर की जगह। बजट 2026 आने वाला है। इस बजट को लेकर के देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार बजट से क्या कुछ मिलने वाला है, किस सेक्टर पर क्या बरसात होने वाली है, इसको लेकर के पूरे देश में इस समय कौतूहल है। खास तौर से अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो नया टैक्स रिजीम किस तरह का हो सकता है, क्या इस बार कोई फेरबदल होगा। डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो इस बार जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार क्या डिफेंस सेक्टर में भी कुछ बड़ी जो है हलचल देखने को मिल सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, तमाम अलग अलग सेक्टर्स की आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल साहब, देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आपने इनको कई बार कई बड़े मुद्दों पर अपनी जो एक्सपर्ट राय है वो देते हुए देखा होगा, और कई बार यह भी देखा होगा कि इनके एक्सपर्ट कमेंट कितने सटीक साबित होते रहे हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर बात हम जो करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स रिजीम को लेकर के। बड़ा ही इस समय जो है कौतूहल है कि इस बार भी क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या मोदी सरकार इस बार भी जो है टैक्स पेयर्स को कुछ बड़े तोहफे देने वाली है। सर बताएं, पर्दा उठाएं सर। जी हाँ, देखिए पिछले बार हम सब जानते हैं कि 12 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट कर दी गई थी। अब जो है उसमें 1 लाख और ऐड होने की संभावना है, क्योंकि काफी बड़ा तोहफा पिछली बार दे दिया गया था। तो ये तो लोअर लेवल पे होने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, अपर एंड पे जो हाईएस्ट स्लैब है वहां रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है, ताकि अपर इनकम के लोगों को या अपर मिडिल क्लास को भी रिलीफ मिले। क्योंकि रिलीफ मिलेगा तो पैसा मार्केट में आएगा। और सरकार का पुराना एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है। जो 12 लाख तक प्रैक्टिकली इनकम टैक्स जीरो किया गया था, हालांकि एग्जम्पशन तो नहीं कहेंगे, उसमें एक सेक्शन जोड़ के किया गया है वो, तो उससे क्या हुआ है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी कम नहीं हुई। इनकम टैक्स कलेक्शन तो 8% बढ़ी है, 17 दिसंबर 2025 का डेटा है। और कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने कंज्यूम किया। अभी तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहे हैं कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसमें से एक मेन रीजन है टैक्सेशन रिफॉर्म्स और कंजम्पशन। तो इनकम टैक्स का जो सरकार ने बहुत अच्छी एक प्लानिंग की थी, वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हुई है, और वो भी उस टाइम में जब ग्लोबल स्लो डाउन था। तो मेरे हिसाब से सरकार उसको एक्सटेंड करना चाहेगी। हालांकि साफ बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि इस साल उतने लड्डू पेड़े सरकार नहीं दे पाएगी इनकम टैक्स में। इस बार जो है सरकार की झोली में उतने लड्डू पेड़े नहीं होंगे, क्योंकि सब लोगों को पता है इस बार जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। बट फिर भी कुछ कंसेशंस, एक तो टॉप स्लैब को, एक बेसिक स्लैब पे वहां आने की संभावना मुझे क्लियरली दिख रही है। क्योंकि सरकार का जो पिछला जो है एफर्ट था, इनकम टैक्स 12 लाख तक कोई अगर कमा रहा है उसके लिए जीरो करना, वो आम आदमी के लिए भी बेनिफिशियल हुआ है, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हुआ है, और सरकार के लिए भी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। तो पिछले साल वाला सरकार का जो प्लान है वो बहुत अच्छे से कामयाब हुआ है। तो इसलिए सरकार उसको कुछ हद तक रिपीट करने की कोशिश करेगी, ऐसी संभावना है। बट बहुत ज्यादा लड्डू पड़े इनकम टैक्स के नाते सरकार के पास है नहीं है, जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए। सर एक सुझाव जो भी केंद्र के पास पहुंचा था, सुझाव ये था कि जो 30 लाख रुपए तक की जो इनकम है सालाना, उस पर जो है अधिकतम टैक्स 20% लगाया जाए। इसके अलावा जो 30 से 50 लाख सालाना आय है उस पर जो है इनकम टैक्स की दर 25% करने का सुझाव दिया गया था। तो क्या ऐसा माना जाए कि इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्या कुछ फैक्टर्स हैं? इस डायरेक्शन में चीजें हो सकती हैं। जो आपने फिगर्स कही है वो फिगर्स तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सरकार को और जगह काफी एलोकेशन करनी पड़ेगी। और जगह मैं आपको साफ ही बता दूं, डिफेंस पे काफी एलोकेशन होने की संभावना है। लेकिन इस डायरेक्शन में जो आप कह रहे हैं वो डायरेक्शन सही है। उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एफर्ट होगा,
ताकि उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। जो पहले कह रहा था, मेरा इशारा उसी तरफ था कि उस स्लैब से कुछ रिलैक्सेशन आने की संभावना दिख रही है, बट पूरी तरह जो आप कह रहे हैं, जो सिफारिश की गई थी वो एक्सेप्ट हो जाए, ऐसी ग्राउंड रियलिटी आज की तारीख में मुझे नहीं लगती। जी बिल्कुल, इन आंकड़ों पर सटीकता बेशक से ना हो, लेकिन सरकार का जब पिटारा खुलेगा तो टैक्स पेयर्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। यहां पर जो है आकाश जिंदल साहब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं सर। और डिफेंस सेक्टर इस बार जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाएं इस वजह से क्योंकि पिछले ही साल जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच किस तरह से तनातनी मची। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न बॉर्डर्स की बात करते हैं तो वहां पर भी जो है बांग्लादेश के साथ में तनाव के हालात हैं। उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहां पर चीन के साथ में स्थितियां बदल रही हैं। इसके अलावा जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल इवेंट है इस समय, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत को जो है अब अपने आप को मजबूत अवस्था में लाने की आवश्यकता है। इस समय ये जो हालात हैं, ये हालात जो इशारा कर रहे हैं कि इस समय अपने आप को मजबूत किया जाए, अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया जाए। सर, ये जो चर्चाएं चल रही हैं इस समय, इसमें कितना दबाव देखते हैं और क्या होने वाला है इस बार के डिफेंस बजट से? क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, इस समय जो सरकार है वो देशभक्तों की सरकार है, सजग सरकार है। वो सरकार ऐसी है, प्रैक्टिकल चीजों को देख के आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक सच्चे देशभक्त हैं। तो ऐसे में हमारी सीमाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तीन चीजें तो आपने पॉइंट आउट की, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जो कुछ हो रहा है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखिए। यूएस वेनेजुएला में जो हुआ है, यूएस और जी वेनेजुएला के बीच में, सबको एक्सपेक्टेड था कि यूएस वेनेजुएला के अगेंस्ट एक्शन लेगा, लेकिन किस तरह का एक्शन लेगा, द नेचर ऑफ द एक्शन व्हिच हैज बीन टेकन took everybody by surprise. None of us, I've been talking to so many people over global channels, nobody expected कि इस तरह का एक्शन होगा। जिस तरह का एक्शन वेनेजुएला को लेके हुआ है, उसके बाद ट्रंप साहब की जो अनाउंसमेंट रही है वेनेजुएला को लेके, फिर ग्रीनलैंड की लेके जो संभावित एक्शन हो सकता है, ईरान को लेके जो संभावित बातें की गई थी, फिर चाइना ताइवान का इशू, रशिया यूक्रेन वॉर और इंटेंस होते जा रही है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जो पोटेंशियल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, उनकी लिस्ट और बड़ी है। तो ऐसे में आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जो देशभक्तों की सरकार है, ये सरकार अपनी सीमाएं सुरक्षित करना और अपने लोगों को सुरक्षा को सबसे ज्यादा तरजीह देगी, प्रेफरेंस देगी, ये बात मुझे क्लियर है। तो डिफेंस का बजट बढ़ने की काफी संभावना है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तो रिक्वेस्ट भी है सरकार से कि बढ़ना भी चाहिए। मेरे जैसा इकोनॉमिस्ट जनरली हमेशा ये कहेगा आपको कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, बट इस समय मेरी खुद की ये भावना है कि अगर हम सुरक्षित होंगे तभी ग्रोथ होगी, सीमाएं हमारी सुरक्षित होनी चाहिए। और सरकार का भी आप देख रहे हैं पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट को लेके नई डील्स होने की बातचीत चल रही है, तो सरकार का रुझान भी उस तरफ है, क्योंकि सरकार एक चीज फैसला कर चुकी है कि डिफेंस में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो बात कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब जो बात कहते हैं उसे प्रैक्टिकली पूरा करते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार के अंदर ये भावना है कि डिफेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि किसी कंट्री पे आज की तारीख में डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो जी कुछ यूएस ने किया है, उसको देखते हुए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं लगता। तो इसलिए डिफेंस के बजट में काफी एलोकेशन होने की संभावना है। बिल्कुल। अब भारत जो है विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना अपने पास रखता है। यहां पर सर आप जो फैक्टर्स यहां पर गिनवा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार का बजट जो है डिफेंस बजट कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही एक बड़े जो है डिफेंस डील को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा 114 राफेल फाइटर जेट्स को परचेज करने के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है। ये दोनों गतिविधियां होने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं उसमें एक बड़ा उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो तत्कालिक हालात मैं यहां पर देख पा रहा हूं, जो डिफेंस कंपनीज के जो शेयर हैं वो लगातार लुढ़क रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले का अपडेट है, इसमें जो है तकरीबन 8% की गिरावट दर्ज की गई है। ये उत्साह की जगह ये निराशा शेयर मार्केट में डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियां क्यों झेल रही हैं सर? ये वाला पॉइंट भी जरा बताएं आप दर्शकों को। देखिए, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं किसी स्पेसिफिक शेयर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, जनरल आप कह सकते हैं। देखिए हालात क्या हैं, जियोपॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं है। यूरोप
और यूएस के बीच में, ये एक जनरल मैं व्यू दे रहा हूं, आज हालात सही नहीं है। यूरोप ने जो स्टैंड ले लिया है ग्रीनलैंड को लेके, हो सकता है ट्रेड डील ना हो। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं है। ईरान में क्या होता है वो बड़ा डिस्टर्बिंग है, और ईरान में अगर कुछ होता है तो हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, हमारा चाबहार पोर्ट जो हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक है बिजनेस के लिए, वो ईरान में है, हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा और जगह भी अगर डिसरप्शन होती है तो सप्लाई लाइन सारी दुनिया की चौक होती है। तो इसमें जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात हैं उनका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी पड़ रहा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी पैसा पुल आउट कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने आप को हेज करके चल रहा है। आज देखिए सेंट्रल बैंक्स भी दुनिया भर के, आप देखिए वो आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर की जगह। वो अपने आप को सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा हेजिंग करके चल रहे हैं। तो आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम हुआ पड़ा है। खासकर यूएस जो है कभी कुछ स्टैंड ले लेते हैं, वो कभी कुछ स्टैंड ले लेते हैं। तो ऐसे में देखते हुए ये समय जो है इक्विटीज का नहीं है दुनिया भर में। तो यहाँ मैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक कंपनी का नहीं बोल रहा, बट ओवरऑल इस समय इक्विटीज के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है ट्रेड को लेकर। आप देखिए होता क्या है, दर्शकों को समझाता हूँ सिंपल सी बात। आप एक इंडस्ट्री पे टैरिफ लगने की बात होती है, टैरिफ लगते हैं, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को टैरिफ के हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल सेट करने में कम से कम 1 महीना लगता है। रॉ मटेरियल परचेज करना, असेंबली एंड ठीक। यहाँ होता क्या है, टैरिफ लगते हैं, हफ्ते बाद कोई और अनाउंसमेंट हो जाती है। आप बताइए बिजनेसमैन कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, किस तरीके से करेगा? कितने टैरिफ की अनाउंसमेंट होते हैं। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा गया, हमें तो यहां तक कह दिया गया था कि जनाब आपसे 500% टैरिफ लगेंगे। हमें तो ये कह दिया गया कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, आप पे टैरिफ लगेंगे। खुद आपने क्या किया जनाब वेनेजुएला के साथ? हमने अगर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा है, मैंने ग्लोबल फोरम में भी पूछा है, ग्लोबल चैनल पे भी पूछा है, तो क्या गलत कर दिया? रशिया हमारा बरसों पुराना मित्र है, हमारे पुराने दोस्त है, उनसे हम परचेज कर रहे हैं, हमारी उनसे दोस्ती है, संबंध है, क्या दिक्कत है? आप खुद जो है वेनेजुएला के साथ क्या कर रहे हो, वो उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप ग्रीनलैंड के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, उसके बारे में आप शांत हो। और हम रशिया से जो है क्रूड ऑयल लेते हैं, तो आपको देखो, आप देखिए दूसरा एंगल, अगर हम रशिया छोड़ देते हैं हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, हम अगर ओपन मार्केट में आते हैं तो क्रूड ऑयल के दाम कितने बढ़ जाएंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? यूएस को होगा फिर। तो ये जो बातें हो रही हैं कि जी आप पे जो 50% टैरिफ हम पे लगाया गया है, मुझे तो इसका कोई बेसिस नहीं दिखता। अब आगे बातें हो रही है जी 500% तक लग सकता है जी, ईरान से डील करने वाले कंट्रीज में 25% तक लग सकता है। तो ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ग्लोबली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हालांकि आपको ये बता दूं, इतने टैरिफ्स के बाद जो 50% लगे, उसके बावजूद हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है। ये नवंबर 2025 का डेटा दे रहा हूं, 22%। ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा 19% बढ़ा है। यूरोप को हमारा एक्सपोर्ट 14% बढ़ा है। तो हिंदुस्तान की गति कहीं कम नहीं हुई है। बट ये जो टैरिफ को लेके बातें हो रही हैं, मेरा ये मानना है अनरीजनेबल टैरिफ लगाए गए, खासकर जो 50% हिंदुस्तान पे लगाया गया है, उसके पीछे किसी तरह का लॉजिक जो है मुझे नहीं दिखता। अरे यूरोप कारोबार कर रहा है रशिया से, यूएस खुद कारोबार कर रहा है रशिया से, हमने कारोबार कर लिया तो गलत कर दिया। ये क्या बात हुई जनाब? सर, अब टैरिफ की यहां पर बात छिड़ी है, मैं एक सवाल यहां पर जरूर आपसे लेना चाहूंगा कि इस टैरिफ का जो इंपैक्ट हम इस समय देख पा रहे हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो है एक प्राइमरीली जो एक प्राइमरी स्टेज है भारत को होने वाले लॉसेस का या नुकसान का? क्या ये बात कहनी ठीक रहेगी? क्या इससे क्या स्थिति और भयावह होने की संभावना है आगे? जी, इसका मैं दूसरे तरीके से जवाब दूंगा। बेसिकली ये जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जाएगी, स्लो डाउन से भी रिसेशन में जाएगी, उसका है। क्योंकि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट सिर्फ हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को लेके नहीं है। मैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा रोल रहता है। अब क्या है, जब ग्लोबल स्लो डाउन जाएगा या ग्लोबल रिसेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स पुल आउट करेंगे जो ऑलरेडी पुल आउट कर रहे हैं। अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स पुल आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट डाउन जाएगी। हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी दर्शकों को बता दूं बहुत अच्छी चल रही है। 8.2% हमारी रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है। ये मैं बात ये नहीं कर रहा प्रोजेक्शंस की, ये तो रिकॉर्डेड है, हमने अचीव्ड है। वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 7.2% जीडीपी ग्रोथ हम इस पूरे साल के लिए अचीव करेंगे। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमने काबू कर रखी है, इन्फ्लेशन मात्र 1.33% है। आरबीआई के कंफर्ट लेवल 4% ±2% से कम है। तो हिंदुस्तान का सारा डेटा अच्छा है। इनकम टैक्स कलेक्शन हमारा 8% हायर है, 17 दिसंबर 2025 का डेटा है। जीएसटी कलेक्शन आप दिसंबर का डेटा ले लीजिए, 6.1% ग्रोथ है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत सी चल रही है।
बट जी सर, ग्लोबल एरिना से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए सर कि जैसा आपने कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है पुल आउट कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो है इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस का प्राइमरी स्टेज है? अगर ये है वाकई में, तो क्या विकल्प हो सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने आप को जो है इस स्टेज पर बचा पाए? एक जो है एक्सपर्ट होने के नाते सरकार को आप किस तरह के सजेशंस यहां पर देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सरकार को जो है इस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बूस्ट करना चाहिए। डोमेस्टिक कंजम्पशन जितनी बढ़ा लेंगे, जब ग्लोबली हालात सही नहीं होंगे तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करना होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए टैक्स कंसेशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, साथ ही एफडीआई के लिए इंसेंटिव्स वो सब देने होंगे। तो अभी हमें मेन टारगेट रखना चाहिए कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए, ताकि जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, जितने फ्लैट ज्यादा बिकेंगे, जितने मोबाइल ज्यादा बिकेंगे, जितने ज्यादा लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, जितने ज्यादा लोग मल्टीप्लेक्स जाएंगे, उतनी इकोनॉमी तरक्की करेगी। और लास्ट ईयर ये हमने करके दिखाया है। हमने इनकम टैक्स कंसेशन दिए, जीएसटी में 2 स्लैब खत्म किए। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए डॉलर अब 91 के बहुत पास पहुंच गया है। अब देखिए कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। डॉलर जो है 91 के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। 90 रुपए 80 पैसे इस तरह की जो है डॉलर की मूवमेंट चल रही है। तो अगर डॉलर इसी तरीके से चलता रहा तो वो भी हमारे लिए तकलीफ का काम है। मान लीजिए कल को कोई ईरान के साथ संभावित इशू हो जाता है, वहां से क्रूड ऑयल ब्लॉक हो जाता है, तो आप देखिए डॉलर की क्या पोजीशन होगी। ऑलरेडी 91 के करीब डॉलर पहुंचा हुआ है, तो देखिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक एनर्जी, इन सब चीजों पे फोकस करें। बिल्कुल, इन पर हमको फोकस करना चाहिए। और दूसरी एक और बात सर यहाँ पर ये कि जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत जो है बढ़कर के 91 रुपए हो चुकी है, और जिस तरीके से गोल्ड रेट्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चांदी के भाव किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो सब सामने है। जो पीपीपी है सर, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, जो एक क्रय क्षमता है एक आम नागरिक की, क्या उस पर भी किसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चीजों को हाइपोथेटिकल करके यहां पर आपसे पूछ रहा हूं। ये सिचुएशन अभी हालांकि है, हो नहीं सकती, लेकिन क्या आगे भविष्य में ऐसी कोई संभावना है? देखिए 2 चीजें, डॉलर पहले क्लैरिफाई कर दूं, अभी 90 रुपए 97 पैसे है, तो 91 टच नहीं हुआ, 91 से 3 पैसे कम है। दर्शकों के सामने क्लियर डेटा रख दूं, 91 के बहुत करीब है, 90 रुपए 97 पैसे है अभी करंटली जब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गई 2 चीजें, एक तो आ गई परचेजिंग पावर, दूसरी आ गई पीपीपी। पहले मैं परचेजिंग पावर को एड्रेस करूंगा। परचेजिंग पावर बिल्कुल मैं आपके साथ। आज अगर हम परचेजिंग पावर इंडियन कस्टमर की बढ़ा देते हैं तो इंडियन इंडस्ट्री की आईआईपी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, सैलरीज बढ़ेंगी। देखिए सिंपल सी बात है, आज एक नई गाड़ी बिकती है, 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। दर्शक हैरान होंगे कि जिंदल साहब कैसी बात कर रहे हैं, आकाश जिंदल जी, 20,000 लोगों को कैसे रोजगार मिलता है। देखिए आज एक कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, अब उसको बहुत सी जो है ऐसी यूनिट्स हैं, कोई उसे टायर सप्लाई कर रहा है, कोई उसे स्टीयरिंग व्हील सप्लाई कर रहा है, कोई लैंप सप्लाई कर रहा है उसे। उसके बाद एक बैंक है जो उसे फाइनेंस कर रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो उसे इंश्योर कर रही है, एक शोरूम है जो उसको बेच रहा है, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप है जो उसमें गाड़ी में डाल रहा है, फिर सर्विस स्टेशन है और एक्सेसरी वाले हैं। तो इतने लोगों को आप देखेंगे चेन में, तो 20,000 लोग दिख जाएंगे। तो वो परचेजिंग पावर जो है हमारी बढ़ेगी, तो बिल्कुल आपके साथ हूं। अब दूसरी आप कह रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये जी परचेजिंग पावर पैरिटी लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ये टर्म कब यूज की जाती है? जनरली जब हम किसी दूसरे देश से अपनी परचेजिंग पावर कंपेयर करते हैं, जनरली जी ये यूज की जाती है यूएस गए हुए स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को लेके, कि वहां वो कमा रहे हैं कितना, हिंदुस्तान में कितना कमाते तो कितना होता। तो पीपीपी जो है वो एक अलग विषय आ जाएगा थोड़ा। लेकिन हाँ, परचेजिंग पावर जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल सवाल है। जितनी परचेजिंग पावर बढ़ा देंगे हम, उतनी तरक्की है, यही मंत्र है आज। आप जी बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। परचेजिंग पावर ही जो है आज वो कुंजी है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तरक्की दे सकती है। और आज हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो चीजों को समझती है, एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ग्लोबल रिलेशन भी बहुत अच्छे बना रखे हैं, बहुत सी फ्री ट्रेड डील्स भी कर रखी हैं, और इस एफर्ट में, इस बजट में पक्का काम होने वाला है, ऐसी मुझे संभावना है। सर, जो ग्लोबल एक्टिविटीज इस समय हो रही हैं, जैसा कि अभी आपने बात भी छेड़ी थी वेनेजुएला की अगर हम बात कर लें, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर की अगर हम बात कर लेते हैं,
और भी इस तरह की जो दुनिया भर की जो घटनाक्रम इस समय हम देख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अब तक पैसिव इंपैक्ट हिंदुस्तान पर पड़ता हुआ हमने देखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका एक एक्टिव इंपैक्ट भी पड़ना शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि सरकार अपने आप को इन सबसे निपटने के लिए तैयार भी कर रही होगी। इस बार के बजट में एक एक्सपर्ट होने के नाते आपको उन तैयारियों की जो दशा है वो दशा किस तरह से दिखाई दे रही है, वो बताएं आप। देखिए, पहला तो जैसे मैंने कहा, डिफेंस पे काफी एलोकेशन होने की संभावना है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी को तरक्की देने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन पे काफी फोकस होने की संभावना है। तीसरा, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस आएगा, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि पोर्ट तक जो है फिनिश गुड टाइमली पहुंचे, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे। इस सरकार ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारतमाला और कई और काम किए हैं। फिर इन्होंने जो है फ्रेट कॉरिडोर्स भी बनाए हैं, उस डायरेक्शन में काफी काम होने की संभावना है। चौथा जो है, ये सरकार जो है बजट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, हमारे किसान भाइयों, हमारे अन्नदाताओं की काफी मदद करने वाली है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रूरल इकोनॉमी बहुत जरूरी है। रूरल परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चीजें बिगड़ती हैं तो हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर हों, बल्कि एक्सपोर्ट के एंगल से भी देख सकें। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों के लिए जीरो इंटरेस्ट स्कीम आने की, लोन की स्कीम आने की संभावना है, ताकि उनकी खेती को सस्ता किया जाए और किसान भाइयों की इनकम बढ़ाई जाए। वैसे भी सरकार ने टारगेट लिया हुआ है कि हमारे किसान भाइयों, हमारे अन्नदाताओं की इनकम बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में एक स्कीम आने की संभावना है। अगर वो आती है, एक तो हमारे अन्नदाताओं के प्रति जो सरकार की कमिटमेंट है और जो अन्नदाताओं की सेवा होनी चाहिए वो पूरा हो जाएगा टारगेट। दूसरा क्या है, रूरल इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो आज जिस परचेजिंग पावर की बात मैं और आप कर रहे हैं, वो रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। रूरल परचेजिंग की जो बहुत पावर है, रूरल इंडिया ही है जहां रोज मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, रूरल इंडिया ही है जहां हर घर में अभी कलर टीवी जाने की बात हो रही है। तो रूरल इंडिया की परचेजिंग पावर उससे बढ़ जाएगी। बिल्कुल उससे बढ़ सकती है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि किसानों की तरफ से जो है एक मांग उठी है इस बीच में, और खास तौर से ऐसे मौके पर उठी है जब देश का बजट पेश होने वाला है। पीएम किसान योजना, जिसकी जो 3 किश्तें साल में दी जाती है 6,000 रुपए, उसको बढ़ा करके 8 से 10,000 रुपए करने की भी मांग की गई है। ये उम्मीद पूरी होती है कि नहीं, इस बार वो भी देखने लायक होगा। सर, चलते चलते जो है थोड़ा सा हम रियल एस्टेट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में जो है क्या कुछ उम्मीदें इस बार करनी चाहिए या फिर हो सकता है आपकी नजरों में। रियल एस्टेट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि रियल एस्टेट डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएगी। फिर इस सरकार के पास एक बड़ा खूबसूरत टारगेट इन्होंने लिया हुआ है, हाउसिंग फॉर एवरीवन। रियल एस्टेट को इंसेंटिव देंगे तो हमारी सरकार का जो टारगेट है कि सब लोगों को घर दिए जाए, उसके तरफ भी आगे बढ़ेंगे हम। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में जो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट, दोनों पे एग्जम्पशन बढ़ने वाली है। क्योंकि हाउसिंग लोन पे अगर कंसेशन मिलेंगे, टैक्सेशन, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। और यही टारगेट इस सरकार का, इस सरकार यही टारगेट लेके चल रही है, हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो रियल एस्टेट पे एलोकेशन आती है, इंटरेस्ट पे जो है टैक्स कंसेशन आते हैं, हाउसिंग लोन पे टैक्स कंसेशन आते हैं, तो एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एक रियल एस्टेट बहुत मैन पावर इंटेंसिव है, नौकरियां बढ़ जाएंगी, तीसरा सब लोगों को घर मिल जाएगा, चौथा जीडीपी ग्रोथ कर गए। तो रियल एस्टेट के ऊपर, खासकर हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर टैक्सेशन कंसेशन आने की मुझे संभावना, इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट दोनों पे आने की संभावना लगती बिल्कुल संभावनाओं वाला बजट है ये, और इस बजट से बड़ी सारी अपेक्षाएं भी हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं। घरेलू अगर स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की इस बार सरकार से जुड़ी हुई हैं। सरकार भी इस पूरी कोशिश में होगी कि सबके चेहरे पर मुस्कान मुस्कान लाई जाए, सबको जो है फील गुड कराया जाए। किस तरीके से सरकार ये कर पाती है, ये चुनौती है उनके सामने। उन चुनौतियों को पूरा करने में अभी कुछ और दिन बाकी हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल साहब जुड़े हुए थे, देश के जाने माने, देश के बेहद उम्दा, मैं इनके लिए शब्द का इस्तेमाल करूंगा, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी बातें मैं भविष्यवाणी कहकर के यहां पर कोट करना चाहता हूं। इनकी बातें बहुत जो है सटीक पैमाने पर खरी उतरती रही हैं। सर, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मित्र, धन्यवाद। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।